Let me start the Everyone, yes. The recording has been So started. The whatever you have taught right now, please yeah, summarize in a yeah, brief I and will summarize. yes. Yeah, please. So basically, बेल का मैंने जो छोटा सा आपको छोटे से इसमें बताया नट सेल में कि क्या है क्या नहीं है, इस पे काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश किया इसको सम अप करने का। इसमें दो इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्टिव जो है एज ए एडवोकेट डिफेंस काउंसिल जो है, हम डिफेंस काउंसिल हैं तो हम जो है एक्यूज की तरफ से बेसिकली बेल फाइल करते हैं। लेकिन इसमें अगर कभी आपके पास विक्टिम्स आ जाता है या आपको कभी प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर पेश होना पड़े, तो आप इसमें कैंसिलेशन के लिए भी मूव कर सकते हैं। उसके भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं। अगर वो कोई भी बेल अगर ग्रांट करती है कोर्ट, बी इट इन बेलेबल ऑफेंस और बी इट इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, बी इट इन क्या डिफ़ॉल्ट बेल या कुछ भी, अगर किसी भी तरह का या एंटीसिपेटरी बेल कुछ भी कोर्ट ग्रांट करती है, तो उसमें 2 चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो कंडीशन होती है कि आप कुछ कंडीशन है कि विक्टिम को परेशान नहीं करेंगे या इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जाएँगे। ये सारी कंडीशंस को फुलफ़िल उसको करना होता है, जिसको भी बेल मिला होता है। और दूसरा जो है उसको एक साथ में जो है गारंटी के तौर पे जो है एक गारंटर होता है बेल का, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जब भी कोर्ट बुलाएगी ये आएगा या फिर मैं उसको लेके आऊँगा। बेसिकली बेल का ये मतलब होता है। अगर वो आपका वो अगर कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करता है और जो विक्टिम है इसके केस के, अगर वो आपके पास एज़ अ एडवोकेट अप्रोच करते हैं, तो आप अगर देखते हैं कि जो एक्यूज़ जिनको बेल मिला है वो कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहा है या फिर और भी जो लीगल ग्राउंड्स है कैंसिलेशंस के, उसके क्राइटेरिया में उनके एम्बिट में आ रहा है, तो आप जो है कैंसिलेशन के लिए बेल मूव कर सकते हैं। और जब हम बेल मूव करते हैं, तो उसमें स्टेट जो है रिप्लाई देती है, वो उसका अपोज़ करती है, विरोध करती है, इस बात को भी जानना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका इसी तरह से काम करता है। चाहे वो कोई भी बेल हो, उसमें आपका रिप्लाई स्टेट का आता है और वो करता है। तो बस मैं बेल का अपोज़ भी करने का टाइम मिलता है अपने को, अगर मौका मिला क्लाइंट ऐसा करता है। तो बेसिकली मैं बस ये बताना चाह रहा था कि बेल एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि काफ़ी पुरानी से चला आ रहा है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इवॉल्व हो रहा है। ऑल्दो बेल कहीं पे भी डिफाइन नहीं है एज अ डेफिनेशन इन सीआरपीसी, लेकिन इसको जजेस ने, सुप्रीम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, रिस्पेक्टेबल हाई कोर्ट्स ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने एक लीगल माइंड को अप्लाई करते हुए इसको कई तरीके से डिफाइन किया है और बहुत सारे क्राइटेरियाज दिया है, जिसके वजह से आज एक बहुत बड़ा टूल है जिसमें जस्टिस को सर्व करने का और सुधरने का भी मौका एक मिलता है इसमें। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। सो भैया, कुछ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। First or second, sir, I'm doing it. Okay. Yes. You can unmute yourself. Yes. Yes, sir. अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। Actually, I'm not gonna- तो करीना का कहना है, व्हाट विल हैपन इफ द अक्यूज्ड डोंट फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ बेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिकली क्या है, जिस तरह से बेल लेने के लिए आपको एक कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, इसी तरह अगर टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसके कैंसिलेशन के लिए भी आप कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए एक पिटिशन मूव करेंगे कोर्ट में, जिसको कोर्ट कंसीडर करेगी। और आप ये कोर्ट को बता देते हैं कि ये जो आपने कंडीशंस दिए थे और वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, कैंसिलेशन में एक पॉइंट है, बेल तो मैंने बता दिया था कहाँ पे होता है, लेकिन फाइल करने के लिए जो है आप ऑफेंस के हिसाब से जो कैटेगरी है उसके हिसाब से कोर्ट में फाइल करते हैं। जिस कोर्ट ने बेल ग्रांट दिया है, मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट ने, एमएम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया है, तो उसी कोर्ट में आप कैंसिलेशन मूव कर सकते हैं। आपको प्रोविजन है। हायर भी जा सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन आपको कैंसिलेशन उसी में मूव करना है। अगर सेशंस कोर्ट ने दिया है तो आप सेशंस कोर्ट में कैंसिलेशन मूव करेंगे। अगर हाई कोर्ट ने आपको दिया है कि बेल इसको ग्रांट कर दी, ये कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, तो आप हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हैं कैंसिलेशन के लिए।
तो अगर आपका जवाब ये है कि अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उसके लिए विक्टिम और मूव कर सकती है एप्लीकेशन कोर्ट में कि उसकी बेल कैंसिल किया जाए। दैट्स इट। Okay, Tawhid, from my side, I don't know whether students are asking or not those questions, but okay, Sir, one sir, more sir. question is here. Can I apply for anticipatory bail in session court from Gopal side? हाँ, इसमें क्या है कि आप बेल अप्लाई कर सकते हैं और वो बेसिकली सेशंस कोर्ट में कर सकते हैं। आप सेशंस कोर्ट में ही जनरली एंटीसिपेटरी बेल हम लोग डालते हैं, ताकि क्योंकि हमें पता नहीं होता, वो सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास पावर होती है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने की। ओके, क्या एंटीसिपेटरी बेल पुलिस स्टेशन के थ्रू भी मूव किया जाता है? उसको आप बेल एक है वो, लेकिन उसको आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं कंसीडर करेंगे। जैसे आप अगर कोई अगर ऑफेंस हो जाता है और पुलिस के पास आप अगर जाते हैं, पुलिस अगर आपसे श्योरिटी, तो लेकिन एंटीसिपेटरी बेल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कोर्ट की वो है, जुरिडिक्शन है, वो कोर्ट में ही मूव करेंगे, पुलिस के पास आप मूव नहीं कर सकते एंटीसिपेटरी बेल। Okay, interns, please, if you have any further question, please raise. Sir, after I asked one question that which is the section applied for the bail? सी देर आर एन नंबर ऑफ सेक्शंस, मैंने टाइम की कमी की वजह से बताए नहीं थे। आप चैप्टर 33 देखेंगे तो उसमें आप स्पेसिफिकली सेक्शंस डील किया हुआ है, तो आपको उसमें एन नंबर्स ऑफ सेक्शन है जो आप कंसीडर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के लिए। डिफ़ॉल्ट बेल के लिए आप 167(2) जा सकते हैं सीआरपीसी में, इसी तरह से एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं, इंटरिम बेल के लिए अलग से सेक्शन है। तो आप सारा देख रहे हैं 436, 437, 439, है ना? फिर आप इसी तरह से आप आफ्टर कन्विक्शन भी देख सकते हैं। तो देयर आर वेरियस सेक्शंस इन्वॉल्व विद रिस्पेक्ट टू द बेल। So, two more questions are there. One from Yogendra Ballam. Is anticipatory bail applicable in non-bailable offences? Anticipatory bail is applicable in if you are non-bailable offense. Yes. बेसिकली यस, इट इज एप्लीकेबल इन नॉन बिलेबल ऑफेंस। और आपको ऑफेंस का अगर मालूम भी नहीं है कि वो ऑफेंस क्या है या सेक्शन मेरे पे क्या लगा है, तब भी आप मूव कर सकते हैं। और अगर आपको पता चल गया है कि एफआईआर ये है और सेक्शंस ये है, तो भी आप एंटीसिपेटरी मूव कर सकते हैं, फिर चाहे वो मतलब नॉन नॉन बिलेबल बेलेबल तो सेक्शन एक पे मूव कर सकते लीगल टर्म है जो कि जिसने ऑफेंस किया है उसको तो जनरली मालूम नहीं होता है ये नॉन बेलेबल होगा या बेलेबल होगा। बट इसमें यह है कि अपने बचाव के लिए एंटीसिपेटरी बेल तो लगाते ही हैं। वो कोर्ट के ऊपर है कि वहाँ वकील जो अपोजिट काउंसिल होता है वो ये कहता है नॉन बेलेबल है, इसमें बेल ग्रांट नहीं होना चाहिए एंटीसिपेटरी। फिर भी वहाँ पे कई मामले हैं जिसमें एंटीसिपेटरी बेल तो ग्रांट होते हैं, जहाँ पे रेयरेस्ट मामले भी होते हैं उसमें भी। राइट। जी, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करीना का। उनका कहना है कि व्हाट इफ द अक्यूज डज नॉट प्रेजेंट द कोर्ट ऑन द टाइम ऑफ हियरिंग? हाँ, तो क्या होता है, जैसे प्रैक्टिस है कि उसकी बेल कैंसिल हो जाती है, जो श्योरिटी होती है उनको बुलाया जाता है। फिर अगर श्योरिटी भी नहीं आती, फिर जो प्रॉपर्टी रखी जाती है एज अ श्योरिटी, मान लो एफडी रखा है या फिर डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, गाड़ी के रखे हैं या कोई प्रॉपर्टी के, वो फॉरफिट हो जाती है। और पावर है कोर्ट को कि वो कंपेल किया जाए थ्रू वेरियस मींस। अगर एनबीडब्ल्यू वारंट इशू हो जाएगा, बेल कैंसिल हो जाएगा, कि आपको कंपेल किया जाए कि आप कोर्ट आएं और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पार्ट करें, तो उसको कंपेल करेगी कोर्ट। बेल तो अक्यूज के अब्सेंस में भी ग्रांट हो जाता है, नहीं? राइट। व्हाट, पार्डन? आई मीन द क्वेश्चन इज इफ अक्यूज्ड इज एंटीसिपेटरी बेल जो है वो अक्यूज के अब्सेंस में ऑब्वियसली होएगा। नॉट अबाउट ओनली एंटीसिपेटरी बट रेगुलर बेल। अब रेगुलर बेल है तो वो माना जाए कि वो कन्विक्शन में है, हाँ, सॉरी जेल जेसी में में। है, तो हाँ जेसी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो उसके बाद तो उसमें प्रेजेंस ना होने की कोई बात ही नहीं आती, उसको नॉलेज है कि उसके खिलाफ बेल मूव की जा रही है। Okay, next question from Gopal Kumar. Is parole also a type of bail? I think we can allow पैरोल जो the है, participants to unmute themselves. हाँ I think we can allow the participants to unmute themselves.
It is better if they are writing, because there will be noise creating from all the sounds. Okay, So sir. they are typing. That's the good thing. Okay, sir. Yes. They So can the do one question thing. is, They can all raise the their time. hand. They can raise their hand. I'll unmute them. Or they can raise their hand one by one. So we have limited time, so that's why those who are typing, that's all. Okay. They Okay, have sir. Fine. already number of questions. Dealing these questions will take more time. Okay, Okay. sir. So, Okay, sir. okay, yeah. देखो Those पैरोल का जो है ना, please, हाँ अच्छा type there. We will mention one by one. Okay, Tawhid, carry on, please. हाँ, पैरोल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप बेल से बहुत लोग कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन पैरोल टोटली एक अलग कॉन्सेप्ट है और वो उसका स्टेज अलग है। आप पैरोल को कंफ्यूज मत कीजिए टेम्पररी या इंटरिम बेल से। पैरोल उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनके खिलाफ सज़ा हो चुकी है, फिर एप्लीकेबल होता है पैरोल और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है। तो पैरोल को बेल से आप बिल्कुल भी कनेक्ट ना करें तो बेटर है, कोई कॉन्सेप्ट है वो अलग-सा, उस पे आप जब बात करेंगे अगर नेक्स्ट सेशन होएगा तो मैं प पैरोल पे पूरा आपको बता देंगे, उस पे डिस्कस कर लिया जाएगा। Okay, next question is from Maria. Basically, anticipatory bail is taken as a precaution, right? Yes. So यस यू precaution कैन के लिए ही anticipatory bail grant होता है. सेल्फ एंड से हाँ। Hmm. Okay. So the next question is from Ashwari Raj. Does monetary bail happen in India? Monetary bail. See, monetary bail, basically it was a concept, I think evolved by the Socrates. Firstly, monetary bail was there in 399 or something like that. तो फॉर दैट देयर इज़ एफडी, कॉन्सेप्ट ऑफ एफडी वगैरह का है, तो आप एक पर्टिकुलर फिक्स डिपॉजिट अगर कोर्ट ग्रांट करती है, अलाउ करती है कि आप करके वो कर सकते हैं, लेकिन एज़ अ कॉन्सेप्ट मॉनेटरी बेल मेरे को पता नहीं है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। मॉनेटरी बेल अगर उसको आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि एक अमाउंट कोर्ट में दे के अगर हम बेल ले सकते हैं, तो यस देयर इज़ अ कंडीशन, बट वो कंडीशन जो है कोर्ट आपके ऊपर लगाती है कि आप एक स्पेसिफिक रकम जमा कर सकते हैं एफडी के रूप में, कि अगर आप नहीं आते हैं तो वो फिर कोर्ट फॉरफिट कर लेगी। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट मॉनेटरी बिल से ये है तो फिर ऑलराइट, अदरवाइज आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी। Okay, so the next question is from same person, Ashwari Raj. हम्म। Please point out the loophole in current bail provision. लूप होल क्या हो सकता है? अभी जो प्रेजेंट बेल, रेगुलर बेल, इंट्री बेल, इनमें लूप होल देखना है. देखिए मैं तो डिफेंस काउंसिल हूँ, मैं तो चाहता हूँ बेल हो। लूप होल अभी क्या नहीं. है कि हाँ, लूप होल ये है कि लूप होल नहीं कह सकते इसमें। सबऑर्डिनेट्स कोर्ट जो अभी ट्रेंड है वो काफ़ी कम बेल ग्रांट कर रही है, जिसकी वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आए थे और प्रेस रिलीज थे, या फिर चीफ जस्टिस ने कॉन्फ्रेंस में कहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बर्डनड है बेल पिटिशन से। इट मीन्स कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो बेल को कंसीडर नहीं कर रही है। जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड है या पीएमएलएल मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर्स है, उनमें तो बेल, या फिर कोई टेररिस्ट एक्ट है या कुछ और भी ऐसा सेक्शंस अगर लग जाता है तो उन केसेस में बेल तो एब्सोल्युटली ना हो जाती है, या फिर अगर डेथ पेनल्टी का कोई सेक्शन इन्वॉल्व है तो बर्डन। लूप होल तो बेल में यही है कि आप अगर लूप होल देखेंगे तो बेसिकली ये अवेयरनेस का नहीं है, पार्टीज को ये भी पता नहीं है कि अगर बेल जो मिलती है उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन विक्टिम या फिर कंसर्न स्टेट अथॉरिटीज ध्यान नहीं देती है कि वो पर्टिकुलर कंडीशन को वॉलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इस बात को हम देखेंगे कि जो कंडीशन कोर्ट ने दिया है और उसको वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पे अगर कोई अथॉरिटी रहती है, मॉनिटरिंग करती है, जो कि आमतौर पे पुलिस करती है ऐसा, लेकिन अगर प्राइवेट पार्टीज अगर विक्टिम करती हैं, अगर उसके लिए स्पेसिफिक अगर ध्यान दे तो वो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो काफ़ी लोग बेल का मिसयूज़ भी करते हैं। बस यही है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। और सबऑर्डिनेट कोर्ट को मेरे हिसाब से कंसीडर करना चाहिए बेल, अगर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जिनमें बेल दिया जाए। Okay, sir, three more questions are there. One from Gracie Singh. Sir, if हुँ। one party is not present there, one party is not present, there will be ex party decision right in bail matter.
सी एक्स पार्टी इज अ गुड कंसेप्ट। अगेन ये जो है ज़्यादातर सिविल में यूज़ होता है एक्स पार्टे। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो क्रिमिनल क्राइम जो है वो इट्स अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। और जो सिविल रॉन्ग है वो इंडिविजुअल के खिलाफ रॉन्ग होता है। तो एक्स पार्टे इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि अगली पार्टी हमेशा स्टेट होती है। क्योंकि वो आप एक कोई क्राइम करते हैं तो उसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने सॉवर्निटी सबमिट की है स्टेट को कि आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। अब स्टेट आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, किसी का मर्डर हो जाता है या किसी का और भी कुछ हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो उसमें एक्स पार्टी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्टेट जो है हमेशा कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगी विक्टिम को। तो इसमें देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स पार्टे। And the next question is from Mahendra Ranwa. Do I need to get a regular bail when I already have an anticipatory bail? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपको एक बार बेल मिल गया, एंटिसिपेटरी बेल है, और जब तक वो बेल कैंसिल नहीं होता तब तक आपको कोई भी दोबारा किसी भी तरह का बेल लेने की ज़रूरत नहीं होती। Okay, so the Mamta has raised one more question, that is, we need not to be required to know the sections for the purpose of getting the anticipatory bail. So so how come the person will mention where he is seeking the bail and for what? That means we need not to be required to know the sections for the purpose of getting anticipatory bail. नो इट इज़ मैंने जो बात बोला वो शायद मैं क्लियर नहीं हो सका, आई एम सॉरी अबाउट इट। मैंने बोला कि अगर आपको आपको एप्रीहेंशन है कि मेरे खिलाफ कोई केस हो गया है, या किसी तरह से आपके पास पुलिस का फ़ोन आता है कि हाँ जी आप थाने आ जाओ, आपके खिलाफ केस किया है किसी किसी व्यक्ति ने, या पुलिस ने ये भी नहीं बताया, या ये एप्रीहेंशन आपको लग रहा है कि आपके ऊपर केस हो सकता है, लेकिन आपको ना एफआईआर की कॉपी है ना कुछ है। क्योंकि आप ध्यान रखिए, मैंने थ्रू आउट बोला है कि एक पार्टी उसमें स्टेट होती है जो रिप्लाई फाइल करती है। तो आपको एंटीसिपेटरी बेल में भी जब आप लगाएंगे तो आपको सेक्शंस नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि किसने किया, अननोन करके हम लोग फाइल करते हैं। ठीक है, कि मुझे अननोन एफआईआर नंबर नहीं पता, वो भी मुझे नहीं पता, तो मुझे बेल देना चाहिए। अगर थाना पता है तो आपको उस थाने से फ़ोन आया, इतना आपको पता हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी आप जब मूव करते हैं तो उसका जब रिप्लाई आता है, जो स्टेटस रिपोर्ट बोल लीजिए या रिप्लाई बोल लीजिए, या कहीं पे केस डायरी होती है या रिकॉर्ड मंगाते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो उस बेसिस पे फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि देना है कि नहीं। बेसिकली आपको एज ए एप्लीकांट जो एप्लीकेशन मूव करते हैं उसमें आपको नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। ऑल दो आप जब बेल एप्लीकेशन मूव कीजिएगा तो स्टेट सारा चीज़ लेके आ जाएगी कि इसको नहीं देना चाहिए, इस कंडीशन में ये है, ये सेक्शन से इसके खिलाफ है, फिर वो कोर्ट डिसाइड करती है। तो फॉर आपके मूव करने के लिए मैंने बोला कि आपको अगर पता भी नहीं है तो भी आप एंटीसिपेटरी बेल मूव कर सकते हैं। एम आई Okay, one क्लियर? more. Yes, thank you so much. One more student is there. Instead of asking question, requesting for to comment on CGI statement, and that is courts are reluctant to grant bails. Yeah, I already stated that. See, there is one more concept कि बेल इज़ नॉट अ जेल। और दूसरा ये भी है कि आप जो है कंसीडर करें, लेकिन अभी ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में बेल के बर्डन्स थोड़े बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ केसेस पहले के मुकाबले। तो दैट्स व्हाई ऐसा स्टेटमेंट आया था ड्यूरिंग सम कॉन्फ्रेंस, ऑल्दो इट इज़ नॉट एनीथिंग फॉर्मल अबाउट इट, बट हाँ, तो लोअर कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए। उसपे मैं कुछ नहीं बोल सकता, बीइंग एडवोकेट, जज हैं, उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे दें या ना दें, बट वी हैव टू कीप मूविंग बेल एप्लीकेशंस। Okay, any more question now? If no, then Tawhid, thank you so much. The last question would be from my side. या Uh, whether bail is a right? If so, then why should not be it as fundamental right? वेरी गुड क्वेश्चन। बेल इज अ राइट, यस, in one circumstances, one or two, I think, or there may be more circumstances bail is right. Suppose I stated there is a default in part of investigating authority, then you can claim bail as a matter of right. If there is a offense for which accused for there is a offense of bailable in nature, then you can seek bail as a matter of right. So
basically what bail, and you connected bail with a fundamental right. That is a very a good jurisprudential concept. See, bail is itself, jail is a, I think jail is something which puts barrier on your fundamental rights. Whereas if you if you get bail, then you can exercise certain fundamental rights enumerated by our constitution. So स्टेटिंग बेल की फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए है, अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, तो यस देयर इज अ प्रोविजन। कोई भी बेल है वो आपको फंडामेंटल राइट्स को इस्तेमाल करने से रोकती नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट्स को रोकती नहीं है। वेयरएज़ अगर आप जेल में हैं तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। दैट्स द होल थिंग। और कुछ ही जो बेल है, जो कुछ कॉन्सेप्ट है जो एज अ मैटर ऑफ राइट आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कर सकते। Right. Okay, so the last question is from bail is allowed in heinous crime like rape cases. See, heinous crime is a very big concept. There are n number of judgments which state that कि हीनियस क्राइम में बेल नहीं देना है, लेकिन मैं फिर बोलूँगा बेल जो देना वो जज की खुद की पावर होती है, उनकी समझ की पावर होती है। मान लो एलिगेशंस है कि फला आदमी ने, एक्यूज़ ने रेप किया है या किसी का मर्डर किया है, लेकिन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, ये स्टेट का रिप्लाई इस तरह का आता है जिसमें जज को ये लगे कि ये एलिगेशंस जो हैं माइट बी रॉन्ग और इसमें इसको सज़ा नहीं होगी। तो उन केसेस में अगर हीनियस क्राइम है भी, एलिगेशन है भी, लेकिन फैक्ट अगर नहीं है, तो उसमें कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है। ऑल्दो देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट जो बोलते हैं कि बेल आपको नहीं मिलना चाहिए। Okay, Tawhid, thank you so much for enlightening to our students and to us. Further, we will be having more opportunities and यस, students will be interacting with you. Yes. आई जस्ट वांट टू इंटरफेयर, सॉरी मैंने केस लॉज आपको कोई भी नहीं बताया, देयर आर नंबर ऑफ केसेस, और Yes. मैंने सेक्शंस भी नहीं बताया, वो मैंने जान के ऐसा है खुद को रोक के रखा, नहीं बताया, बिकॉज उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आप कुछ सुन रहे हैं, आप भी लीगल बैकग्राउंड से हैं, तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ गए कि बेल थोड़ा सा क्या होता है, मतलब 1% भी अगर समझ गए, तो उसके बाद आप अपने से उस पर पढ़िए, रिसर्च कीजिए, और जितना मॉडर्न टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए कि शॉर्ट में प्रिसाइजली क्या है, तो वो आपको हेल्प भी करेगा। 10 to 30 मिनट्स पर डे इज़ मोर देन सफिशिएंट आई थिंक। इसलिए मैंने सेक्शंस पर्टिकुलरली बोले नहीं थे और मैंने केस लॉज भी नहीं बोला। Okay. Okay. There are some more questions, but I don't think we should take up this meeting. We will be having more meetings like that, and there you may raise the question. Okay, so Tawhid, anything else you have to say to the students? Those students are from basically Lloyd Law College, ओके, and mostly majority of the students are from Lloyd College, and some students are from different states ओके, of आई एम this. ऑल्सो, I also studied from Lloyd Law College. My batch was 2012 to 17, और मुझे थोड़ा बहुत कुछ लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मैं बेसिकली आपको गुड विशेस देना चाहूँगा कि आप पढ़ो और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आप एक्सप्लोर ज़रूर करो विद द इंटेंशन टू नो। आप अगर लॉ कर रहे हो तो उसमें आप जनरली जाते हैं तो आप फाइनेंशियल साइड देखते हैं, जो कि देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप एटलीस्ट ये देख लो कि कितने तरह के कोर्ट्स होते हैं, क्या पिटीशन फाइल होती है, क्या ड्राफ्टिंग होती है, या मान लो आप कोर्ट का कुछ बेसिक चीज़ हर एक सेमेस्टर में आपको कोशिश करो जानने का, ज़्यादा नहीं, 1 महीना या 15 दिन भी आप देते हैं तो सीरियसली उसको दे के सीखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही आपको एक अच्छा वकील भी बनाएगा, एक अच्छा जज भी बनाएगा, एक अच्छा लेक्चरर भी बनाएगा। इस लॉ को पढ़ने का मतलब होता है कि लीगल फील्ड में आप किसी तरह से आप अपना कंट्रीब्यूट करें, और हमें नहीं लगता कि लॉ से बढ़िया कोई एक फील्ड आपको मिलेगा जिसमें आप पब्लिक एट लार्ज को सर्व कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप फीस क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, वो अलग सी बात है, लेकिन आप एक सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। तो बस यही मेरी एक एडवाइस है कि आप कोर्ट विज़िट ज़रूर करें। कोई अगर सीनियर ना मिले, आप जाके कोर्ट रूम में पीछे बेंच पे जाके बैठ जाएँ। आप कोर्ट्स को देखें, नोट्स बनाएँ, आपको समझ में नहीं आया, जज साहब से तो पूछ नहीं सकते कि बेल क्यों ग्रांट किया, लेकिन आप उसको बाद में अपना पढ़ ज़रूर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ आप थ्योरेटिकल करेंगे तो आई थिंक
वो आपको बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी देगा और ये बहुत बाद में समझ में आता है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द कोर्ट प्रोसीडिंग। Okay, thank you, Tawhid. Thank you so much. Most welcome, and thank you for giving me this opportunity, and best of luck to all of you. Thank you all the students, those who had participated. And okay, Utkarsh, then I'm ending this meeting. Okay, okay, so you can end the meeting.